वेलकम बैक नाजरीन। लियारी की सिचुएशन पर बात हो रही है। शहर में भत्ते की पर्चियां तकसीम की जाती हैं, अगवा बराए तावान की वारदातें भी बढ़ती जा रही हैं, डेली लाखों करोड़ों की डीलिंग्स होती हैं। अमन कैसे मुमकिन है कराची में? असल अमन, हकीकी अमन कैसे मुमकिन है? इन जराइम पेशा अफराद के आगे पुलिस बेबस नजर आती है। शरफुद्दीन मेमन साहब असलहे के ऊपर बात कर रहे थे, इतना जदीद असलहा कहाँ से आता है? रूसी साख्ता असलहे की निशानदेही हुई है कि ये इस्तेमाल करते हैं जराइम पेशा नासिर, इनके पास ये असलहा कहाँ से आता है? देखिए, ये तो पाकिस्तान जिस तरह घिरा हुआ है, तो ये तो हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि जब हम एक थर्ड फोर्स की, तो ये इसमें ये आप इस चीज़ को भी सामने रखें कि कोई बैरूनी ताकतें भी हो सकती हैं कि जिनकी कोशिश है कि डिस्टेबलाइज किया जाए। और कराची तो एक बिल्कुल एक हब है कि इसको डिस्टर्ब करना और ये पूरे मुल्क को डिस्टर्ब करने वाली बात है। तो इसमें जो ताकतें हैं वो माफिया की शक्ल में हैं, ग्राम पेशा की शक्ल में हैं, दहशतगर्दी की शक्ल में हैं, वो हर सूरत में सामने हैं और उसके चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। उसमें ज़ाहिर है तनकीद का निशाना जो है वो हमारी गवर्नमेंट इन द सेंस कि पुलिस तो होती है, इदारा है, पुलिस ने अपना काम करना है और हम इन चीज़ों को बिल्कुल उसी एक बड़ा नैरो होकर हम बात करते हैं। मगर हम अभी बात कर रहे थे, इसके ऊपर पहले भी बात हम कर चुके हैं कि यही अब कामयाबियां जो हैं मैंने पहले भी आपको बताई थी, जो बड़े नंबर्स मैंने बताए थे। मैंने आपको बताए थे कि टारगेट किलर जो हैं 100 के करीब टारगेट किलर पकड़े गए। मैंने आपको 300 के करीब बतखोर पकड़े, हमने कहा कि पुलिस ने पकड़ के दी और हमने अमन अमान कराची में कायम किया। अभी भी इस वक्त जो है, अभी मैंने जो आपको फिगर्स दिए हैं, 50 के करीब जो अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें रेंजर्स ने भी अरेस्ट किए हैं, पुलिस ने भी अरेस्ट किए हैं। मगर आप मुझे बताएं कि इनको सजाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? अब ये एक सवालिया निशान है कि जो हम पुलिस अपना या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है अपना जब काम कर लेती हैं और उसके बाद जब उनको वहाँ प्रोसिक्यूट करना होता है, वो साइड हमारा सबसे वीकेस्ट साइड है। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा, वो उसको मेरे ख्याल में बेहतर करने की ज़रूरत है, कानून साजी की ज़रूरत है। और इन लोगों को ख़ास तौर पे ये जो दहशतगर्द की शक्ल में या शरपसंद अनासर की शक्ल में जो हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं, हमारे शहर को तबाह कर रहे हैं, इनके लिए ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, पूरे मुल्क की बात है। जब तक इन दहशतगर्दों को, जब तक इन जराइम पेशा लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी, कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, हम कैसे इन चीज़ों को हम बेहतर करेंगे? हम बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे, फिर हम जीरो पे खड़े हो जाएंगे। हम कहेंगे जी कैसे होगा? हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ भी लेते हैं, अरेस्ट भी कर लेते हैं, और हमारे पास अब ज़ाहिर है ना विटनेसेस सामने आते हैं। पहले हमने बात की विटनेस प्रोटेक्शन प्लान की, इसको भी लोगों में जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, हम कह तो जरूर देते हैं प्लान हमने बना लिया है, अभी इसके ऊपर मेरी होम मिनिस्टर साहब के साथ भी, होम सेक्रेटरी साहब भी बात हुई थी, होम मिनिस्टर से भी बात आज ही बात हुई है। एक दो दिन में हम इसको कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको एक कानून की शक्ल में सामने ले आए, असेंबली इसको पास कर दे। तो ये चीजें तो हम स्टेप्स तो अपनी जगह ले रहे हैं, मगर जब तक कानून साजी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, जब तक इन लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी। इंपॉर्टेंट यहां पर चीज ये है कि पुलिस अपना काम कर ले, उसके बाद यही जो आपको जो पब्लिक का जो रिएक्शन है, शायद ये भी इसका ये रिएक्शन है, वो फेडअप हो चुके हैं। उनको मेरे ख्याल में उनको ये डर होता है कि पुलिस अपने एक्शन करके चली जाए और फिर ये लोग दहशतगर्द या ये जो हैं ये सामने फिर दोबारा हमारे इलाकों में आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? ठीक, जराइम के सद्देबाब के लिए कानून साजी तो की जा रही है, लेकिन प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए जा रहे कि इसको इंप्लीमेंट किस तरह किया जाए। इमरान हफीज, ये बताइएगा, आपसे भी यही पूछना चाहूंगी कि असला कहां से आता दिखाई दे रहा है कि कराची में तो नहीं बनता इस किस्म का असला? इमरान, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि ये जदीद असलहा जो जराइम पेशा अनासर इस्तेमाल करते हैं, उनके पास कहां से आ रहा है? कराची में तो इस किस्म का असलहा नहीं बनता। देखें जी सिमिन जी, कराची में तो कोई असला यहाँ पर ना ही कोई फैक्ट्री है और ना ही कोई किस्म के यहाँ पर ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर कोई भी एक पिस्तौल भी बन जाए। ये जो है वो ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पर ये असला है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वहाँ से बनता है और वहाँ से बनने के बाद जो है ये कराची में स्मगल किया जाता है मुख्तलिफ ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों के ज़रिए। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि कराची में दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर हर किस्म की फोर्स वहाँ पर मौजूद है, चेकिंग भी वहाँ पर की जाती है, बाकायदा तौर पर हर गाड़ी को चेक किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर असला कराची में इतनी बड़ी तादाद में स्मगल हो जाना, कोई एक पिस्तौल या एक राइफल आने वाली बात नहीं है। यहाँ लाखों रुपए मालियत का असला एक जो है वो 100, 200, 300, 400, 500 यानी कि 1000 तक जो है वो राइफलें जो है वो उसके अंदर जो है कंटेनर में डाल के यहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। अब ये किस तरीके से आ रहा है, इसका जवाब देने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। एक समझ ले कि इनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान बन के रह जाता है।
मैं आपको सॉरी मैं आपको यहाँ काट रहा हूँ, मगर आपने ये पिछले दिनों हमने जो पुलिस ने जो ये रिकवरी की है, जिसमें आपने देखा होगा किस तरह का असला जो है वो रिकवर हुआ, जिसमें रॉकेट लॉन्चर भी रिकवर हुए, उसमें मतलब वो बाकायदगी के साथ अगर आप उसको सही तरह देखें तो उसमें ऐसा असला था जो कि मेरे ख्याल में फौज के पास होता है। तो वो कार्रवाई हमारी ये पुलिस ने कार्रवाई की और हमारी वो उसमें रिकवरी भी हुई, और कराची मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी को दहशतगर्दी या बहुत बड़े को वाकयात से मेरे ख्याल में इसी पुलिस ने बचाया है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो उसके ऊपर हम जरूर कार्रवाई करते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मगर ये मैं आपको बताऊं, हमारे बॉर्डर्स जो हैं बड़े पोरस हैं। ये हमारी चेक पोस्ट जो है वो कहीं ना कहीं तो हम चेक पोस्ट अपनी जहां पर मूवमेंट है व्हीकल्स की 4 हैं हमारी जो ऑफिशियल चेक पोस्ट हैं जहां से वो गाड़ियां पास होती हैं, मगर 30 से 40 हमारी जो कराची में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर हम नहीं खड़े हो सकते, इसलिए कि वहां पर आपके कच्चे के ऐसे इलाके हैं जहां से आपकी जो नॉर्मल पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो ये वो चीजें हैं जो मुश्किलात हैं, मैं इसको डिफेंड ही कर रहा हूं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, मैं भी समझता हूं, मगर यहां पर बहुत सारे फाइनेंस की जरूरत है। वहां पर आपको पेट्रोलिंग करने के लिए वहां पर ऐसे वहां पर आपको चेक पोस्ट बनानी होगी, वहां पर आपको 24 घंटे आपको करनी होगी। ये 8 घंटे और 14 घंटे की चेक पोस्ट नहीं बनानी पड़ेगी, वहां पर आपको 24 घंटे की चेक पोस्ट बनानी पड़ेगी। मुझे याद है कि जब मैं सीपीएलसी में था तो यहां से गाड़ियां जो हैं आपकी यहां से जब चोरी होती है यहां से जाती हैं, हम गाड़ी जो है, ये तो असला की बात छुप के जो आता है, गाड़ी जो कि सामने नजर आती है वो यहां से कराची से बाहर जाती है, कैसे जाती है? इसलिए कि वो हमारे जो 4 या 5 जो हमारे ऑफिशियल पोस्ट हैं वहां से गाड़ियां अगर पास होती हैं तो वहां से हम रोक सकते हैं, मगर 30 से 40 ऐसे कच्चे इलाके हैं कराची से बाहर निकलने के जो जिसके ऊपर हम नहीं चेक पोस्ट बना सकते, जहां पर हम मॉनिटर नहीं कर सकते, बिजली नहीं है, वहां पर हम पोस्ट खड़ी नहीं कर सकते हैं वहां पर। तो ये वो मुश्किलात हैं जो हम फेस कर रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रोसेस जो है इसको भी करना होगा और एक नेशनल लेवल के ऊपर काम करना होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने कि वहां पर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है जहां पर ट्राइबल बेल्ट से होती हैं उसको रेगुलेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां से जो वेपन जो मैन्युफैक्चर होता है हमें पता चलना चाहिए कि कितना वेपन हो रहा है और कहां जा रहा है। तो वहां पर जो चेक एंड बैलेंस है वहां पर बहुत कम है। तो वो चीजें जो हैं अब उसके लिए प्रोविंस टू प्रोविंस कोऑपरेशन चाहिए ताकि वहां उन इलाकों में जहां पर ये मैन्युफैक्चर होता है उस पर काम हो। डी वेपनाइजेशन के ऊपर जो असेंबली में ऑलरेडी एक बिल जो है एमक्यूएम की तरफ से दिया हुआ है उसको मैं समझता हूं जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं सब बैठकर इसको सारी चीजों को, दूसरी चीजें अपनी जगह पर, मगर ये जब कराची या हमारा पूरा पाकिस्तान में अगर ये हालात हों तो डी वेपनाइजेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट एक स्टेप है जिसके ऊपर बाकायदगी के साथ सारे मिलकर नेशनल लेवल के ऊपर एक कंसेंसस के साथ एक फार्मूला लेकर आए, एक पॉलिसी लेकर आए और उसको जो फिर ये इंप्लीमेंट करें। ये सारी जितनी जमातें हैं उसको सपोर्ट करें। सिर्फ दोबारा रिपीट करूंगा, नेशनल लेवल पे करना होगा, सिर्फ कराची लेवल पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद आकर बात करेंगे कि पुलिस की कारकर्दगी इस तमाम सूरत हाल में कैसी नजर आती है। लेते हैं एक ब्रेक।